सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संविधान निर्माण। और आज हम यहाँ पर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर करवाए थे, तो आप वो भी देख लेना जो कि आपकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि दक्षिण अफ्रीका पृथक्करण का क्या अर्थ है। कि दक्षिण अफ्रीका में जो पृथक्करण था, यानी कि जो अलग अलग लोगों को रखा जा रहा था, जो समुदाय के लोग थे, जो गोरे लोग थे वो उन विशेष सुविधाओं के साथ थे, और जो ऐसे लोग थे जो काले थे तो उनको विशेष सुविधाएं नहीं दी जा रही थी, उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो ये है पृथक्करण। तो ये क्या अर्थ है दक्षिण अफ्रीका के अंदर, इसका क्या अर्थ है, ये पूछा गया है। तो देखिए उत्तर क्या होगा इसका। दक्षिण अफ्रीका में अलगाव श्वेत लोगों के बहुसंख्यक और काले अल्पसंख्यक के बीच नस्लीय पूर्वाग्रह पर आधारित था। कि आप देखेंगे यहाँ पर कि दक्षिण अफ्रीका में जो अलगाववाद था, यानी लोग अलग अलग रहते थे। जो श्वेत लोग थे वो बहुसंख्यक, और वो क्या थे, वो अलग रहते थे, उनको विशेष सुविधाएं मिलती थी समाज के अंदर। और वही अगर हम काले लोगों की बात करें जो अश्वेत थे, वहाँ पर वो अल्पसंख्यक थे, यानी कि संख्या में थोड़े थे, ठीक है। तो उनके साथ भेदभाव हो रहा था। और नस्लीय पूर्वाग्रह यानी कि कुछ अवधारणाएं थी पहले से ही जो कि उनके जन्म के साथ ही जो कि चल रही थी, तो उस पर आधारित था कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। किसके आधार पे? रंग के आधार पे, उनके स्किन कलर के आधार पे, ठीक है। और जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को परिभाषित करता है। और ये जो भेदभाव था, अलगाववाद था, ये उनके सामाजिक जीवन पर असर डालता है, ठीक है। क्योंकि समाज के अंदर कहीं ना कहीं भेदभाव इतना ज़्यादा था कि जो काले लोग थे वो बहुत ही उनको नीचा हीन माना जाता था, नीचा माना जाता था। या हम राजनीतिक की बात करें तो राजनीति में भी देखिए वोट देने का अधिकार उनको नहीं था काले लोगों को। जो श्वेत होंगे उन्हीं में से कोई वहाँ पे शासक बनेगा, ठीक है। और आर्थिक जीवन को परिभाषित करता था कि आर्थिक जीवन कैसे, फाइनेंशियली कैसे। तो जो जॉब लगेगी, अवसर की समानता ये नहीं थी। मतलब ये जो काले लोग थे उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी जो कि गोरों को मिल रही थी। तो यही है पृथक्करण कि अब दक्षिण अफ्रीका पृथक्करण का क्या अर्थ है, और आपको हमने यहाँ पर समझा दिया। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कि विरोध के बावजूद नस्लवादियों ने उनका पृथक्करण कैसे जारी रखा। देखिए काफ़ी हद तक उनका विरोध हो रहा था। कुछ तो ऐसे ही लोग थे जो गोरे ही थे और जो चाहते थे कि वो गलत ना हो, काले लोगों के साथ भेदभाव ना हो, तो कुछ वो भी विरोध कर रहे थे। और दुनिया भर के देशों ने भी इस चीज़ का विरोध किया जो कि गोरे वहाँ पर कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद भी गोरे रुके नहीं। ये भेदभाव वाली जो प्रणाली थी या पृथक्करण की जो रणनीति थी, इसको आगे तक चलाया जारी रखा। तो देखिए इसका आंसर पढ़ लेते हैं। बहुत से संवेदनशील श्वेत, देखो संवेदनशील का मतलब है जो वो कहते हैं यहाँ पर इमोशनल होंगे या दया भाव रखते होंगे, ठीक है, जिनमें एक मतलब अच्छा दिल होगा जिनके अंदर। हम संवेदनशील का मतलब उससे होता है, ठीक है। तो बहुत से संवेदनशील श्वेत गोरे, जो गोरे थे, वो पृथक्करण के विरोध करने के लिए अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। तो जो पृथक्करण है, जो अलग अलग यहाँ पर रखने की बात हो रही है, इसके विरोध में थे, ठीक है। कौन थे? कुछ ऐसे थे जो गोरे थे जो इसके विरोध में थे कि पृथक्करण नहीं होना चाहिए। और बहुत से देशों ने पृथक्करण को नस्लीय और अन्यायपूर्ण होने की घोषणा की। कि जो बहुत सारे ऐसे देश थे जो इस नस्लीय भेदभाव को या जो अन्यायपूर्ण वाली व्यवस्था थी, इसको अन्यायपूर्ण बताया, ये अन्यायपूर्ण है, ये गलत हो रहा है एक तरीके से। और परंतु श्वेत नस्लीय सरकार अश्वेत और रंगीन लोगों को प्रताड़ित कर शासन करती रही। देखिए आप देखिए जो यहाँ पर गोरी सरकार थी ना, वो बिल्कुल रुक नहीं रही थी। उनको कोई मतलब नहीं था कि दुनिया के देश हमें गलत कह रहे हैं या हमारे ही कुछ लोग हमें गलत कह रहे हैं। उनको क्या करना था? उनको ये भेदभाव करना था, चाहे सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, उनको भेदभाव करना था। क्योंकि उनमें इनका फ़ायदा हो रहा था कि जो काले हैं उनका दमन करते जाओ और जो सुख सुविधाएं हैं वो अपने पास अर्जित कर लो एक तरीके से। तो ये सारे काम ये लोग कर रहे थे, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि जो श्वेत नस्लवादियों ने क्या किया, पृथक्करण को जारी रखा। तो इस प्रकार जारी रखा कि भले ही उनकी दुनिया भर में मतलब दुनिया भर के देश जो हैं उनको गलत ठहरा रहे हैं, फिर भी वो ये सब काम कर रहे हैं।
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, साउथ अफ्रीका में रंग भेद कब समाप्त हुआ? अब देखो, साउथ अफ्रीका में रंग भेदभाव कब समाप्त हुआ? तो ये तभी समाप्त हुआ जब इनको आज़ादी मिल गई या जब ये स्वतंत्र हो गए, उसके बाद ही रंग भेदभाव को ख़त्म किया गया। अब पढ़ के देख लेते हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारी इस पे जो हमने वीडियो बनाई है एनिमेटेड, अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद भी कोशिश करना कि आप पहले वो देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आंसर आपको वैसे भी क्लियर हो जाए, बट आप वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, गारंटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका में रंग भेदभाव कब समाप्त हुआ? कि अब मैंने बताया आपको कि साउथ अफ्रीका में रंग भेदभाव कब समाप्त होगा? जब वहाँ पर उनको आज़ादी मिल जाएगी। या ये नस्ली भेदभाव ये समाप्त कब होगा? जब गोरे अब मतलब सुधर जाएंगे एक तरीके से। तो देखिए उत्तर क्या होगा इसका। रंग भेदभाव के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को ये एहसास हो गया कि अब वह अब अपनी ताकत के बल पर अश्वेतों पर अपना शासन कायम नहीं रख सकती। अब देखिए एक्चुअली क्या था कि जब खिलाफ जो लोग ये रंग भेदभाव के खिलाफ हो गए, संघर्ष बढ़ गया, विरोध बढ़ता चला गया, तो सरकार को अब ये समझ आने लगा कि हम लंबे समय तक ऐसा करके नहीं रख सकते, यानी कि इनको गुलाम बना के नहीं रख सकते और अपनी ताकत के बल पर लंबे समय तक अश्वेतों पर शासन नहीं कर सकते। और आखिरी में हुआ क्या? अंततः 26 अप्रैल 1994 के मध्य रात्रि में, यानी कि 1994 के मध्य रात्रि में साउथ अफ्रीका ने रंग भेद तथा पृथक्करण से स्वतंत्रता प्राप्त की। अब देखिए, जब इनका देश आज़ाद हुआ, तो जब भी यहाँ पे जो डेट दे रखी है इम्पॉर्टेंट है, आपकी 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि साउथ अफ्रीका जो है वो उसको आज़ादी कब मिली या स्वतंत्र कब हुआ, तो ये डेट याद कर लेना। तो मध्य रात्रि में क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका ने रंग भेद तथा पृथक्करण की स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, कि रंग भेद भी खत्म हो गया, स्वतंत्र हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो अभी आपको समझ आ चुका होगा कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद कब समाप्त हुआ। तो ये आपकी डेट हो जाएगी, ये आपको याद कर लेना है और अच्छे से लिखना है। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ेंगे। श्वेत गोरों के शासनकाल द्वारा साउथ अफ्रीका की नीतियों में क्या परिवर्तन हुए? जो श्वेत गोरे थे कि शासनकाल के द्वारा साउथ अफ्रीका की नीतियों में क्या क्या परिवर्तन हो, क्या क्या बदलाव हुए? देखिए, भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। जो भेदभाव, देखो पहले क्या था कि पहले भेदभाव हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका स्वतंत्र हो चुका है। और क्या क्या परिवर्तन हुए कि आप देखिए, भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों एवं मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया और 28 वर्षों तक जेल में बंद रहने के वाले मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आई होप आपको समझ आ रहा है कि उस समय क्या क्या कदम उठाए गए। श्वेत के शासनकाल द्वारा साउथ अफ्रीका की नीतियों में क्या परिवर्तन हुए, क्या बदलाव आए। तो उस समय क्या है, देखिए अभी फिर से पढ़ के बताता हूँ। भेदभाव खत्म कर दिया गया, राजनीतिक दल में या मीडिया पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया गया। और आपको बता दूं नेल्सन मंडेला जो उस समय उन पे देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, ठीक है, क्योंकि वो एक लीडर थे, एक तरीके से अच्छे लीडर थे। किस पार्टी के? तो यहाँ पर जो अफ्रीकन नेशनल पार्टी है, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी की क्या थे, वो लीडर थे। तो उनके ही नेतृत्व में इस पार्टी को हौसला मिल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया, गोरों ने क्या किया, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया और आजीवन कारावास में इनको डाल दिया। और इसके बाद क्या हुआ कि ठीक मतलब जब इनका देश आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद 28 वर्ष तक ये जेल में रहे और 28 वर्षों के बाद इनको जेल से रिहा कर दिया गया। और ये बने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले जो काले राष्ट्रपति हैं ये बनाए गए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। श्वेत अल्पसंख्यकों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में क्या समझौता किया गया? देखिए, श्वेत जो अल्पसंख्यक थे, जो कम थे थोड़े, तो उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका में क्या समझौता किया गया? देखिए, श्वेत यानी गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट पर सहमत हुए कि जिसको बहुमत मिलेगा वही शासन में आएगा और एक व्यक्ति एक ही वोट देगा।
इस बात पर भी गौर किया गया। वे गरीब लोगों एवं मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए कि जो गरीब लोग हैं उनके भी कुछ अधिकार होने चाहिए, तो इस पर भी सहमति इनकी हुई। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अश्वेत बहुसंख्यकों द्वारा दक्षिण अफ्रीका में क्या समझौता किया गया। तो जो अश्वेत जो यानी कि जो काली चमड़ी वाले जो लोग थे, काले लोग थे, वो बहुसंख्यक, ठीक है, अश्वेत बहुसंख्यकों द्वारा, तो ये बहुसंख्यक थे यानी संख्या में ज़्यादा थे। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या समझौता किया गया, क्या इन्होंने एग्रीमेंट किया। तो इनका एग्रीमेंट देखेंगे। अश्वेत भी इस बात पर सहमत हुए कि केवल बहुमत के आधार पर समस्त फैसले नहीं होंगे। ये बहुमत मान लीजिए मेजोरिटी किसकी होगी, अश्वेतों की, कालों की, जो काले हैं उनकी होगी, तो वो सारे फैसले इनके अकॉर्डिंग भी नहीं होंगे, कुछ हम उनकी बात भी सुनेंगे, कुछ हमारी बात होगी, तो यही रजामंदी आगे चल के फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो अश्वेत हैं, जो काले हैं, वो अपनी मनमानी करेंगे। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि हम भी इस बात पर नहीं मतलब ध्यान देंगे कि हम बहुसंख्यक है तो हमारी चलेगी, बजाय कि हम दोनों की चलेगी। हम दोनों जो फैसले लेंगे, चाहे श्वेत हो चाहे अश्वेत हो, उनकी बात को आगे ले जाया जाएगा। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि बहुमत के द्वारा अश्वेत श्वेतों की जमीन जायदाद पर अधिकार नहीं करेंगे। तो जो बहुमत के आधार पे इस बात पर भी सहमत हुए कि हम बहुमत में हैं, हम संख्या में ज़्यादा हैं, तो हम आपकी ज़मीन पर, श्वेतों की ज़मीन पर भी कब्जा नहीं करेंगे, ज़मीन जायदाद पर अधिकार नहीं करेंगे, ऐसा भी इन्होंने वादा दिया। तो इसमें क्या हो रहा है, भरोसा बन रहा है एक तरीके से, दोनों पक्ष में भरोसा बन रहा है, श्वेत में भी और अश्वेतों में भी, दोनों पक्ष एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हैं अब यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि स्वतंत्रता के पूर्व के निर्णयों में से किन मूल विचारों को संविधान में समाहित किया गया। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो इसके पूर्व निर्णयों में कौन से विचारों को शामिल किया गया। आप देखिए, पहली चीज़ देखिए, सार्वभौम वैश्विक मताधिकार की 18 साल से ये हमने क्या किया, ये स्वतंत्रता के पूर्व निर्णयों में, ठीक है, संविधान में शामिल किया कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार कि सभी ऐसे लोग जो वयस्क हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं, उनको सभी को वोट देने का अधिकार है। स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार कि सभी स्वतंत्र हैं, सभी समानता है सब में, इसका अधिकार। तीसरा देखेंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होगी। तो ये चीज़ों को देखा गया। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8 देखेंगे, 8 क्या कह रहा है, औपनिवेशिक कानून से भारतीयों ने किन संस्थानिक व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को लिया। तो देखिए, ऐसे कौन कौन से कानून थे या संस्थानिक व्यवस्थाएं थी, ये प्रक्रियाएं थी जिनको हमने, जो अंग्रेज़ थे यहाँ पर भारत के अंदर, उनकी व्यवस्था को ही हमने आगे भी लागू किया, उसको हमने बदला नहीं। हमें लगा कि ये सही है तो हमें उसको जारी रखा, उसको बदला नहीं। अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था जो कि अभी भी चल रही है, तो वो समय से, अंग्रेज़ों के समय से भी वैसे चल रही थी जो आज चल रही है। ठीक है, तो ये कई चीज़ें हैं जो कि इसमें अभी भी शामिल किया गया। मतलब तो औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थानों एवं व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप निर्धारित करने में मदद मिली कि यहाँ पे जो अब नई संस्था बनेगी तो वो हमें किससे हेल्प मिली, हमें उन औपनिवेशिक जो लोग थे, जो शासन कर रहे थे अंग्रेज, उनसे भी हमें सहायता मिली समझने में। ठीक है, और देखिए, कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से ज्यों का त्यों अपना लिया गया कि जो का त्यों जो था वही हमने अपना लिया, उसको कुछ बदला नहीं। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून जो था, ये हमने बदला नहीं, इसको वैसे का वैसे ही अपना लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है देखेंगे, किन देशों की संवैधानिक विशेषताओं से भारतीय संविधान निर्माता प्रेरित हुए। तो कौन कौन सी ऐसे, देखो कौन कौन से ऐसे देश थे और उनकी संवैधानिक विशेषताएं थी जिनसे भारत के जो संविधान निर्माता थे वो मोटिवेट हुए और उन्होंने कहीं ना कहीं उनसे सीख ली और उनकी जो नीतियों को अपने देश में शामिल भी किया, अपने देश के संविधान में। तो देखेंगे, फ्रांस की क्रांति के आदर्श, ठीक है, जिसमें मतलब स्वतंत्रता, समानता, ठीक है, भाई बंधु या इन सब चीज़ों की बात होती है। तो इस फ्रांस की क्रांति से जो आदर्श थे उससे हम प्रभावित हुए। ब्रिटेन का संसदीय लोकतंत्र, इससे प्रभावित हुए कि संसद होती है लोकतंत्र के अंदर, ठीक है, लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था। ठीक है, और अमेरिका के अधिकारों की सूची, ये कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक है, तो अमेरिका के अधिकारों की सूची वगैरह। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भारतीय संविधान निर्माताओं को प्रेरित किया कि
कि आपको पता होगा 1917 में यहाँ पर जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, रूस की समाजवादी क्रांति, तो यहाँ से भी हम प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा देश प्रभावित हुआ और इन चीज़ों को हमने अपने संविधान में शामिल किया। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। संविधान सभा के कुछ सदस्यों के नाम लिखिए, अब नाम बताइए। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे, पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो श्री जयपाल सिंह ये खिलाड़ी एवं शिक्षाविद थे इसमें। और थर्ड देखेंगे श्री बलदेव सिंह एक उद्यमी यानी कि एक बिजनेसमैन और तथा पैथिक अकाली दल के नेता थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तो ये अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, और श्री जवाहरलाल नेहरू ये थे अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। श्रीमती सरोजनी नायडू और कवित्री हैं, ठीक है, लेखिका एवं राजनीतिक कार्यकर्ता। और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिक्षाविद एवं अधिवक्त। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। तो ऐसे और भी नाम होंगे, तो आप ये याद कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रंग भेद का क्या अर्थ है? अब आप इसको तो अच्छे से आप जान ही चुके हैं कि रंग भेद का क्या मतलब होता है, कि रंग के आधार पे भेदभाव करना ही रंग भेद कहलाता है। ठीक है, और देखेंगे रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है, जिसे दक्षिण अफ्रीका में 1948 और 1989 के बीच श्वेत सरकारों ने भेदभावपूर्ण व्यवहार के रूप में चलाया था। और अफ्रीका में यह नस्ली भेदभाव बहुत लंबी अवधि तक चला। अब भेदभाव तो आपको पता है कि ये है नस्ल के आधार पे, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित है कि उनकी नस्ल ही ऐसी है कि वो काले हैं, तो उनके आधार पे उनके साथ क्या करना, भेदभाव करना। ठीक है, और ये कब से कब तक चला था? 1948 से लेकर 1989 तक। तो ये साउथ अफ्रीका में चलाया गया गोरों के द्वारा। ठीक है, तो ये है रंग भेदभाव। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एक संविधान के निर्माण में कौन से आधारभूत सिद्धांत अपनाए जाते हैं? तो देखिए, संविधान जब भी बनाया जाएगा तो उसमें आधार क्या रहेगा, देखेंगे शासकों का चुनाव कैसे होगा, ये चीज़ हम पहले डिसाइड करेंगे कि शासक कैसे चुने जाएंगे। दूसरा देखेंगे सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, ये हम सरकार के कुछ दायरे हम देंगे, कुछ अधिकार देंगे सरकार को। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये नियम ही नागरिकों के अधिकारों को भी सुरक्षित करते हैं। जो हम नियम बना रहे हैं क्या वो नागरिक के अधिकारों के लिए हैं या अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, इस बात की भी पुष्टि यहाँ पर की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने किन दस्तावेजों का प्रयोग किया था? अब देखिए, भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा ने किन दस्तावेज का प्रयोग करा, कौन कौन से दस्तावेज लिए गए जब संविधान बनाया जा रहा था? तो देखेंगे पहला 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं द्वारा भारत के लिए लिखा गया संविधान, कि यहाँ से भी हमने कुछ दस्तावेज उठाए थे। ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू ने जो और अन्य नेताओं ने भारत के लिए लिखा था, भारत के संविधान के लिए लिखा था 1928 में। 1931 में कराची अधिवेशन में पारित प्रस्ताव की स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होगा, यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें यहाँ से ली गई संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, ताकि यहाँ से हमें हिंट मिल सके और यहाँ से हम कुछ लिख सकें। और अन्य देशों के संविधान जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, रूस आदि के कुछ यहाँ पर उपबंध भी लिए गए, यानी कि इनसे भी हमने कुछ चीज़ें अपने संविधान में जोड़ी गई हैं। इसलिए हमारा संविधान जो है उधार का थैला, उधार का कटोरा या टोकरा, ये सब इसका नाम दिया जाता है संविधान को, क्योंकि ये हमने बहुत से देशों से जो हमें अच्छी चीज़ें लगी और हमने उनको शामिल कर लिया। जैसे अमेरिका में जो है जो अधिकार हैं, ठीक है, नागरिक के अधिकार, ये सब हमें अमेरिका से मिल गए। तो ऐसे ही बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? तो आपको पता है संविधान का प्रारूप एक समिति द्वारा बनाया गया जिसे संविधान सभा कहा गया और जिसके सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधि थे। अब देखिए, इसमें जो संविधान सभा से जो लोग आए थे, पहली बात तो दो भारत थे, अंग्रेज भारत और देसी रियासत। तो देसी रियासत से जो लोग चुन के नहीं आए थे, वहाँ राजा ने अपनी मर्जी से एक व्यक्ति को भेज दिया। जो अंग्रेज भारत था वहाँ से लोग चुन के आए थे और 10 लाख में से एक व्यक्ति चुन के आया था। आप सोचिए क्या आंकड़ा रहा होगा, 10 लाख में से एक व्यक्ति। तो मैंने बताया ना कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति रहा होगा, कितना समझदार ब्रिलियंट व्यक्ति रहा होगा जो संविधान सभा में हिस्सा ले रहा है। ठीक है, देखिए जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ।
ठीक है। और दिसंबर 1946 में इसकी पहली मीटिंग भी हुई यहाँ पर 46 में, और इसकी तत्काल बाद ये सभा 2 हिस्सों में भारत और पाकिस्तान में बँट गया, ठीक है। कुछ समय के बाद ही भारत और पाकिस्तान में बँट गया, यहाँ पे 2 भाग बँट गए। एक्चुअली में 47 में हुआ, 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो संविधान सभा का विभाजन हो गया, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब पाकिस्तान के हिस्से में चले गए और वहाँ से भी वो चुन के आए थे भारत का ही संविधान बनाने के लिए, लेकिन वापस वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में चले गए। भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, और देखिए इसने 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण पूरा किया, और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। पहली मीटिंग कब हुई और इसमें शुरू में सदस्य कितने थे, और जब सदस्य हुए तो कुछ समय ही बाद यानी कि 47 में ही जब देश का विभाजन हो गया 14 से 15 के बीच में। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि ये इस तत्काल बाद ही 2 भाग बट गए, पाकिस्तान वाला अलग हो गया, भारत वाला अलग हो गया, ठीक है। इसमें सदस्य इतने थे, ये बन के तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए संविधान कब पूरा हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 में लागू करने का क्या कारण था, कि 26 जनवरी 1950 में ही लागू क्यों किया गया, और ये बन के तैयार कब हुआ। देखिए संविधान सभा ने अपना काम 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया, ये इस दिन हमने पूरा कर लिया, और लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखो 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया, देखिए क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को एक अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की शपथ ली थी, कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहाँ पर 1929 में, उसमें हमने कहा था कि 26 जनवरी को हम अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर 26 जनवरी को हमने क्या मनाया, मतलब गणतंत्र दिवस मनाया है संविधान को लागू करके, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 50 वर्ष पहले ही बनाए गए संविधान को लोगों द्वारा स्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं, मतलब देखिए 50 वर्ष पहले ही जो संविधान लोगों द्वारा बनाए गए उसको अभी भी स्वीकार किया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए 50 वर्ष पहले संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार किए जाने के पीछे निम्नलिखित कारण है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, वह अपने समय की व्यापक सहमति को व्यक्त करता है, कि अगर देखा जाए तो अपने समय में एक सहमति थी उस समय लोगों में, ठीक है। संविधान एक दूरदर्शिता को देखकर बनाया गया, कि आगे भी इसको हम आगे भी मतलब आगे का सोच के बनाया गया, मतलब ठीक है। दूसरा देखेंगे, संविधान सभा में भारत के लोगों की ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, कि भारत के लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है यहाँ पर ये संविधान, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, भारत के लोगों के लिए। तो भारत की रजामंदी होगी, यानी कि लोगों की मतलब लोग इसको स्वीकार करेंगे। और उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसीलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोगों का प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते थे। और देखिए पहले तो ऐसा था नहीं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, यानी कि वोटिंग वाला सिस्टम तो था नहीं पहले, और इसीलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते थे, कि प्रत्यक्ष रूप से कि संविधान सभा में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। इसका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबलियों ने उन सदस्यों द्वारा किया था जो देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते थे। तो देखिए इसका चुनाव जो है मुख्य रूप से किसने किया था, प्रांतीय असेंबलियों ने किया था और उनके सदस्यों ने किया था, ठीक है, जो देश के विभिन्न भागों में लीडरशिप कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा। देखेंगे थर्ड देखेंगे, संविधान सभा का काम काफ़ी खुला, व्यवस्थित और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था, कि हम संविधान को हम कहेंगे संविधान सभा का काम क्या था, खुला था, मतलब कि ऐसा नहीं था कुछ छुपाया जा रहा था, इसमें सब कुछ खुलेआम था, ठीक है। जो चीज़ रखी जा रही है सब कुछ मतलब एक विवाद होता था, एक मंच बनता था यहाँ पर। लोग अगर कोई ऐसे डिसीजन जो किसी जाति धर्म के लिए अच्छे नहीं है तो उसको वहीं पर बात उठाई जाती थी, उसको रोका जाता था, तो खुला होता था बिल्कुल। तो खुला, व्यवस्थित और सर्वसम्मति, मतलब सभी की सम्मति होनी चाहिए, यहाँ पर सभी उससे सहमत होने चाहिए उस नियम से, तभी उसको हम लागू करेंगे। तो ये सब इनका प्रयास किया गया।
अगला देखेंगे प्रारूप समिति क्या थी। देखो बोला गया प्रारूप समिति क्या थी। तो प्रारूप समिति वह समिति थी जिसने संविधान के लिए एक प्रारूप बनाया था जिस पर चर्चा की जाती थी। और प्रारूप क्या होता है, खाका तैयार करना, ये डिज़ाइन बनाना, ठीक है। इसका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। थर्ड में देखेंगे इसके सदस्यों ने 3 वर्षों में 114 दिन तक कार्य किया था। कितने दिन कार्य किया यहाँ पर, 103 वर्षों में, ठीक, 114 दिन तक इन्होंने कार्य किया। और इसके बाद इस पर जनमत संग्रह किया गया। तो इस पे क्या हुआ कि जनमत जो भी है, जो जन का मत है, यानी कि जनमत यानी कि लोगों की सहमति भी रखी गई, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। संविधान सभा वाद विवाद क्या है। देखिए संविधान सभा में वाद विवाद था, एक वाद विवाद का मंच था, क्योंकि देखो विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं संविधान सभा में, और वो अपने अपने कम्युनिटी की बात भी करेंगे, अपने फ़ायदे की बात करेंगे कि उनकी कम्युनिटी का फ़ायदा हो, ठीक है। या उनके कम्युनिटी का अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो वो अपनी कम्युनिटी का मतलब और ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी संविधान सभा में वाद विवाद होता था। संविधान सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई प्रत्येक बातों की 12 मोटे मोटे दस्तावेजों में रिकॉर्ड किया गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स कहा जाता है। और इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। देखिए इसके यहाँ पर डिबेट्स होते थे, कहने का मतलब वाद विवाद होता था यहाँ पर, मतलब लोगों से तर्क वितर्क करना, और बहस में हर प्रावधान के पीछे की सोच, उसके पीछे क्या उसके नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, इस पे ही बहस होती थी। और क्योंकि हर व्यक्ति की एक जैसी सोच तो होगी नहीं, सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। तो इस पे सोच होती थी और तर्क को समझा जा सकता था कि अगर मान लो कोई कह रहा है कि अगर ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, तो उसके पीछे वो तर्क देगा कि इसे ऐसे नहीं करना है क्योंकि इसके नुकसान भी होंगे इन फ्यूचर, या हम कोई चीज़ अगर ऐसे नियम लेकर आएंगे तो उसके बड़े फ़ायदे होंगे। तो उससे हमें क्या मिलता था, उससे हमें समझ आता था तर्क के बारे में। संविधान की व्याख्या के लिए भी इन दस्तावेजों का प्रयोग होता था, ठीक है। तो ये वाद विवाद का मंच था एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करेंगे। किस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों ने रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया। तो देखिए जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ आपको पता ही, यहाँ पर देखिए 1950 तक अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले भारतीयों ने रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया। देखिए एक तो थे दक्षिण अफ्रीका के लोग जो वहाँ पर थे, कुछ भारतीय वहाँ पे भारत में भी, मतलब भारत के लोग भी वहाँ पर रहते थे, और उनके साथ भी रंगीन चमड़ी वाले भारत ने रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष किया, ठीक है। भारतीय लोगों के साथ भी गलत हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने हड़तालों व विरोध प्रदर्शनों का सहारा लिया। तो ऐसे में जो अश्वेत थे वो विरोध कैसे करते थे, हड़ताल कर देते थे, सड़क जाम करना, या पब्लिक जो जगह होंगी उस पर जाके मतलब भीड़ लगा देना, ठीक है, और काम में बाधा डालना। तो ये सरकार की काम में क्या डालना, बाधा डालना। तो ये सारे काम होते थे तो अश्वेतों के द्वारा, ठीक है, ये सारे काम किए गए। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसने इसका नेतृत्व किया, इसमें जो मेन जो एक पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ANC, ठीक है। तो इसका नेतृत्व या इसका लीडरशिप इन्होंने किया, और के झंडे तले एकजुट होकर भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध किया। अनेक देशों ने रंग भेद नीति की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। बहुत से देशों ने भी क्या किया, इसका विरोध किया, और कई श्रमिक संगठन और समाजवादी दल भी शामिल हुए। इसमें कई श्रमिक भी शामिल हुए, मजदूर भी शामिल हुए, कुछ समाजवादी दल भी शामिल हुए। तब जाके मतलब यहाँ पर रंग भेदभाव वाली जो व्यवस्था थी इसका विरोध इस प्रकार किया गया अश्वेतों के द्वारा, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे। संविधान निर्माण में भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ये, और उन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन असमानताओं को दूर करने के विषय में उनका दृष्टिकोण भिन्न था। ये चाहते थे कि जो दलितों के साथ गलत हो रहा है, या रंग भेदभाव वाला व्यवस्था, रंग भेदभाव यहाँ पर बोलेंगे छुआछूत की जो बीमारी थी लोगों में, ठीक है, या हम कहेंगे जो ऊंच जात नीच जात, ये बहुत ज़्यादा थी उस समय। और जैसे कि अभी भी देखने को मिलता है, अभी भी आप कस्बों में चले जाएँ बहुत जगह मिलता है देखने को। तो जो असमानताओं को दूर करने के विषय में उनकी दृष्टिकोण क्या था, भिन्न था। उनका विचार था कि
राजनीति में सभी समान होने चाहिए, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। इनका कहना था कि राजनीति में सभी समान होना चाहिए, सभी, ठीक है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। जो असमानता हैं, जो विभिन्नता हैं, उनको हटाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ बढ़ेंगे। किस प्रकार स्वतंत्रता संघर्ष के मूल हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पता है आपको भारतीय संविधान की अगर बात करें तो हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व और ये सब स्वतंत्रता, भाई बंधु, समानता, इन पर तो आधारित है ना। तो ये क्या है, संविधान की प्रस्तावना है। देखिए वे मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरणा दी, ऐसे मूल्य जो हमें आज़ाद बनाते हैं हमारे देश को, या हमें संघर्ष करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, ठीक है। तो उस समय दिया भी इन्होंने। भारतीय लोकतंत्र के आधार बने। भारतीय लोकतंत्र के आधार क्या है, स्वतंत्रता, समानता, भाई बंधुत्व, ये फ्रांस से लिया गया है। ये मूल्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। ये सब चीज़ें भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना क्या होता है, फ्रंट पेज की, आपके जैसे बुक में जो चैप्टर्स दिए होते हैं कि आपके पूरी बुक में जो चैप्टर्स होंगे उसी के बेस पे पूरी बुक होगी। इसी प्रकार संविधान किस पर आधारित होगा, तो ये होगा प्रस्तावना के ऊपर। इसमें समानता की बात होती है, या भाईचारे की बात होती है, बंधुत्व की बात होती है, ठीक है, स्वतंत्रता की बात होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए अब अगर बात करें इसमें, तो देखिए वे मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरणा दी और भारतीय लोकतंत्र के आधार बने, ये मूल्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। ये भारतीय संविधान की सभी धाराओं का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। सभी जो इतनी भी धाराएं हैं वो सभी इसी के अकॉर्डिंग, इसी का मार्गदर्शन करती हैं। और संविधान इन मूल्यों के संक्षिप्त वर्णन से ही शुरू होता है। यानी कि देखिए शॉर्ट में इसी पहला फ्रंट पेज आपका यही मिलेगा, प्रस्तावना मिलेगा, और प्रस्तावना में आपको समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, यही मिलेगी चीज़ें, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको प्रस्तावना कहा जाता है। तो आई होप आपको यहाँ समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 22 की तरफ बढ़ेंगे। प्रस्तावना में क्या शामिल है, देखेंगे। प्रस्तावना को लोकतंत्र पर लिखी गई एक कविता के रूप में पढ़ा जा सकता है। इसमें ये सारा दर्शन निहित है कि जिस पर हमारा संविधान बनाया गया है, ये सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। देखिए प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना ये है कि एक देखो लोकतंत्र पर लिखी गई कविता के रूप में पढ़ा जा सकता है, कविता की तरह हम इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सारा दर्शन निहित है, सारा का सारा संविधान किस आधार पर बनाया जा रहा है, तो वो दर्शन है, उस पर सब निहित है, और जिस पर हमारा संविधान बनाया गया है। और ये सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक है। कि सरकार अपने तरफ से कोई भी कानून लेकर आ रही है तो वो इवेलुएट हम कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग होगी, परीक्षण होगा, उसके बाद वो नियम लाएगा, और संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि संविधान के से परे जा रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है जो भी नियम आ रहे हैं देश के अंदर। और ये कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है, इस पर प्रकार इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। कि देखिए अगर कोई संविधान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलना पड़ेगा। संविधान ने अगर मान लो कोई नियम बना दिया या नियम बना पड़ा है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप उस नियम को नहीं मानेंगे। तो यही है कि भारतीय संविधान की आत्मा बसती है कि आप उनके मानक को, मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करती हैं, ठीक है। कि कौन से कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है, ये कौन तय करेगा, ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना में जो मानक है, मूल्यांकन, परीक्षण, ठीक है, तो इसके भीतर जो चीज़ें हैं वो तय करेंगी, ठीक है, कि कोई कानून अच्छा है या नहीं है, क्योंकि उसके आधार पे ही होंगी ना, प्रस्तावना के आधार पे होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम 23 की तरफ। दक्षिण अफ्रीका, देखिए जी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ, और इसमें देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाने से पूर्व संविधान निर्माताओं ने किन समस्याओं का सामना किया था। कि दक्षिण अफ्रीका को संविधान बनाने से पहले से पूर्व संविधान निर्माताओं ने किन समस्याओं का सामना किया था। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह एक साथ समान स्तर पर जीवन को आगे बढ़ाने जा रहे थे। देखिए यानी कि जो अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में जो संविधान बनाने से पूर्व संविधान निर्माताओं ने किन समस्याओं का सामना किया। जो काले लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल फेस किया। जो काले लोग थे उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया, क्योंकि गोरे तो जुल्म ढा रहे थे एक तरीके से वहाँ पर। तो ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से दुश्मन रहे दो समूह एक साथ समान स्तर पर जीवन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप दो
समूह कौन से हैं, गोरे और काले जो लोग हैं, यानी कि अश्वेत और, यानी कि अश्वेत मतलब काले और जो श्वेत हैं वो गोरे। तो जो कि एक आसान काम नहीं था, वो कोई आसान काम नहीं था इनको मिलाना, इनको मिला पाना। और उनके लिए एक दूसरे पर विश्वास करना आसान नहीं था कि अब मान लो कि गोरे इतना अत्याचार कर रखा था काले लोगों पर, तो वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि काले हमें, जो काले लोग हैं, क्या हम बख्शेंगे, क्या हमें वो माफ़ करेंगे, कि हमारे साथ भी गलत व्यवहार करेंगे। ये सब चीज़ें, ये सब मतलब भरोसा नहीं था। और उनके अपने भय थे, वे अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। अश्वेत बहुल का शासन और नागरिक अधिकारों के समर्थक थे, कि जो बहुमत में होगा उसी का शासन होगा। अश्वेत इससे एग्री थे, ठीक है, और अधिकारों का समर्थन करते थे। जबकि श्वेत लोग अपनी संपत्ति और विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे, कि भैया हमें जो विशेष अधिकार मिला है, श्वेत लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें ही मिला जाए, ये संपत्ति जो है वो हमारे पास ही रहे। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर था, ये सीरीज़ आपको समझ आ रही होगी। और ये जितने क्वेश्चन थे ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। और आपने अगर सच में इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे अच्छे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मतलब बहुत अच्छा फील होता है हमें कि आप सच में हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, प्लीज़ अब बताइए हमारे चैनल के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।